क्लाइमेट से शुरू करते हैं। क्या होता है जलवायु? आप लोग, मैं फिर से एक ही बात दोहरा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड को पकड़ने की कोशिश करें। जो वर्ड है जल प्लस वायु, है ना? और इन दोनों को बनाने में, जल और वायु को बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है, फैक्टर होता है, वो होता है टेम्परेचर, ताप। और जो ताप होता है ये हमें प्राप्त होता है सन से, सूर्य से। हम्म। और ये जो जलवायु होती है, किसी भी स्थान, कोई भी प्लेस हो वो, किसी भी स्थान, किसी भी स्थान की जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु की संरचना, जलवायु कैसी होगी वहां पे, ये निर्धारित करते हैं जल और वायु। वहां पे महत्वपूर्ण कारक होते हैं ये, किसी भी स्थान की जलवायु की संरचना निर्धारित करने में, कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, वो निर्धारित करते हैं जल और वायु। और जलवायु जो हमें प्राप्त होता, इसके लिए जो कारक होता है, हैपेंस होते हैं, ये घटित होते हैं। जलवायु कैसी जलवायु होगी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कहाँ से प्राप्त होता है हमें? सूर्य से। हम्म। देखो, जलवायु जो होती है, पहले मैं थोड़ा सा जलवायु के बारे में बात करूं। किसी भी क्षेत्र का अगर क्लाइमेट होगा, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा, वो डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना बड़ा है। ठीक है। और दूसरा काम करता है, वहां की जलवायु लगभग स्थायी होती है, स्थायी जलवायु होती है लगभग। जो इनमें परिवर्तन होते बहुत ही वर्षों बाद, हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, उसमें सैकड़ों वर्ष भी लगते हैं। ठीक है। तो ये जलवायु जो होती है वो डिपेंड करता है कि क्षेत्र कितना व्यापक है। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे अलग अलग जलवायु हो सकती है। अगर क्षेत्र ज्यादा बड़ा नहीं है तो एक ही जलवायु हो सकती है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में कैसा क्लाइमेट है, आप लोगों को शायद मैं थोड़ा बता दूं। भारत की जो जलवायु पता भी होगा आप लोगों को, मानसूनी जलवायु ना, एक ही जलवायु है हमारे यहाँ पे, मानसूनी जलवायु। हम्म। और जलवायु जो घोषित करती है, जो डब्ल्यू एच सॉरी डब्ल्यू एम ओ जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एम ओ, उसके अकॉर्डिंग है, एवरेज लिया जाता उस क्षेत्र का 31 साल का, 31 साल का एवरेज लेकर, उसके आधार पर 31 साल में कैसा अनुभव रहा, उसके आधार पर वो लोग जलवायु की घोषणा करते हैं उस क्षेत्र की, कि ऐसी जलवायु यहाँ पे ऐसी है। 31 साल का एवरेज होता है। ठीक है। तीन शब्दों से मैं आपको परिचित करा दूं, एक है जलवायु, एक आपने शब्द सुना होगा मौसम, एक शब्द और सुना होगा ऋतुएं, है ना? हम्म। तो जो मौसम होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, छोटा क्षेत्र होता है। मतलब आप कह सकते हो छोटा क्षेत्र, इसका मतलब, एक अगर मैं एक देश की बात करूं तो वहां पे हो सकता है अलग अलग मौसम हो। जैसे भारत में नॉर्थ में अगर जाएं और साउथ में जाएं, तटीय क्षेत्रों पे जाएं तो उनका अलग, नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहां की अलग मौसम होगा। तो ये मौसम होते हैं। ठीक है। यानी मौसम का जो क्षेत्र होता है वो जलवायु से छोटा होता है। और मौसम स्थायी रहेगा कि नहीं? मौसम स्थायी नहीं होता है। अभी धूप है, 2 सेकंड बाद सबसे तीव्र अस्थायी है ये, सबसे तीव्र, अगर हम कहें सबसे तीव्र परिवर्तन तो मौसम में होते हैं। अभी धूप है, 1 सेकंड बाद बारिश होने लगी।
फिर एकदम से धूप आ गई, फिर बादल आ गए, बादल चले गए। ये मौसम है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं होता है, जलवायु लंबे समय तक रहता है, क्लाइमेट। और अगर ऋतुओं की बात करें तो जलवायु और मौसम के जो बीच की स्थिति होती है वो होती है ऋतुएं। जलवायु और मौसम के बीच की स्थिति है वो है ऋतुएं। जैसे बसंत, याद करो, कोशिश लेक्चर, डे एंड नाइट एंड सीजन्स, ऋतुओं। वर्षा है, वर्षा है, आपको पता है कि वर्षा होगी, उसके बाद जो है शरद ऋतु, यानी ठंड पड़ने लगेगी, शीत ऋतु आ जाएगी, और शीत ऋतु के बाद फिर गर्मी। मौसम मौसम चेंज हो रहा ना, मौसम चेंज होगा, फिर गर्मी आ जाएगी। फिर जलवायु, और आपको जलवायु तो चली रही, मानसूनी जलवायु भारत की है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ना कहूं मैं, ये तीन शब्द हैं जो मैंने बताए, ऋतुएं, जलवायु और मौसम। फिर से मैं बता दूं, जलवायु ये स्थायी होते हैं और इनके ये व्यापक क्षेत्र में होते हैं। इनका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है, जो एरिया होता है वो बड़ा होता है। जो मौसम होते हैं ये अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में होते हैं, और ये बहुत ही अस्थायी किस्म के होते हैं मौसम। और ऋतुएं, मौसम और जलवायु के बीच की स्थिति को ऋतुएं कहते हैं। हम्म। हम्म। अब अब हम बात करते हैं कि जो जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी स्थान की जलवायु कैसे निर्मित होगी, इसका मतलब यही हुआ ना। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी, उनमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो फैक्टरों की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो पहला फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ताप। और ताप मैंने लिख दिया है, पर ताप नहीं है, ताप होता है अक्षांश, यानी वो कितने अक्षांश पर स्थित है उसी के अकॉर्डिंग ताप क्रम होता है। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूं तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है वो, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है उसकी। ऊंचाई अधिक है तो ठंडा अधिक, वो हम अभी देखते हैं, एक एक को लेके इलेबोरेट एक्सप्लेन करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी, समुद्र तल से दूरी कितनी है, ये दोनों अलग अलग फैक्टर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। समुद्र तल से दूरी कितनी, ऊंचाई इस वे में लेंगे, दूरी इस वे में लेंगे। और बात करूं हवाएं कैसी हैं वहां की, विंड। समुद्री धाराएं कैसी हैं, गर्म समुद्री धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं, है ना। लेब्राडोर है, लेब्राडोर कुत्ते का नाम सुना होगा आपने, एक ब्रीड सुनी होगी ना डॉग की, लेब्राडोर। ठंडी जलधारा होती है वो। गल्फ स्ट्रीम, ये सब चीजें डिपेंडेंट, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो इन चीजों के होने से वहां की जलवायु जलवायु जो होती है वो निर्धारित होती है, प्रभावित होती है। और ले लो वन, वन कैसे हैं, वन ज्यादा वनों वाला क्षेत्र है या फिर वन नहीं है वहां पे। मिट्टी किस प्रकार की है, मृदाएं, मिट्टी किस प्रकार की है, पर्वत श्रृंखलाएं कैसी हैं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है ना। फिर मैं वन बाय वन चल रहा हूं, ताप को लूंगा, अक्षांश पढ़ूंगा, अक्षांश डिटेल में होंगे। यहां तक क्लियर है ना, सारी चीजें डिटेल में चलेंगी। अब यहां तक क्लियर है जो हमने ऊपर लिया है सब कुछ। प्लीज मेक अ कमेंट, सभी लोग कमेंट्स करें प्लीज, है ना, बताएं। हम्म। गरम, गल्फ स्ट्रीम या लेब्राडोर, लेब्राडोर ठंडी जलदा रहा है। हम्म। ओके। हम्म। उबाऊ तो नहीं लग रहा भाई चैप्टर।
हाँ, गल्फ गल्फ स्ट्रीम गर्म। सिर्फ 2 लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और लाइव इससे ज़्यादा है, तो बाकी लोग क्या मौज कर रहे हैं? पढ़ाना है पढ़ाओ, हमें क्या फर्क। ऐसा कुछ विचार तो नहीं आ रहा मन में भाव। बोरिंग चैप्टर, ऑफ कोर्स। यहाँ तक तो बोरिंग लगा होगा, मान सकता हूँ मैं चीज़ें, यहाँ तक तो बोरिंग लगा होगा। और आपको पता होगा जो चीज़ ज़्यादा बोरिंग होती है, मेनली क्वेश्चन उसी से आते हैं। या तो मैं इतना फास्ट फास्ट चल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है बोरिंग। बताओ तो मैं अपनी स्पीड स्लो करूँ और थोड़ा और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। जो मैंने कहा ना, वो वर्ल्ड आई व्यू था, है ना। अब हम लोग डिटेल में चलेंगे, एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। हम्म, ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट बताओ, इसी को मैं कंटिन्यू रखूं या फिर नेक्स्ट डे पे रखूं? क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ से समझने की मैं अगर कहीं ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी टाइम भी नहीं हुआ है, जिस हिसाब से बोरिंग की बात कर रहे हो, आई थिंक। हिस्ट्री, हे भगवान, कैसे हिस्ट्री भैया? ओके। मेरा मन, आप लोग इसको डाइजेस्ट कर पाए, बस। ओके, मैं यही अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। एक फैक्टर तो आज देख ही लेते हैं, थोड़ा बोरिंग से मजेदार बना दे। पहले अगर मैं बात करूं तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। आप लोग मैप रीडिंग वाले पोर्शन में जरा पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, क्लियर। क्या होती है अक्षांश रेखाएं? पृथ्वी, इस पृथ्वी पे बीच में इक्वेटर। हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन गलत किया था वो जरा इसको ध्यान से देख लें, है ना। जो भारत को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, या भारत के बीच से निकलती है, वो होती है कर्क रेखा, ना कि भूमध्य रेखा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, भारत मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के बीच से जो, यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, वो इमेजिनरी लाइन है दोनों, तो वो कर्क रेखा है। और बीच में जो 0 डिग्री होता है वो भूमध्य रेखा, उसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत। और जो नीचे यानी साउथ की ओर 23.5 डिग्री जो है, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। माही रिवर, गुड। तो ये चीजें तो सिंपल है यार, इसको गलत तो करने का कोई वही नहीं बनता है सवाल। ठीक है, फिर ऊपर 90 डिग्री, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, क्लियर। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि जो सूर्य होता है वो सबसे ज्यादा चमकता है भूमध्य रेखा पर, सीधे किरणें पड़ती हैं, स्टार्टिंग में ले ले रहा हूं। और आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा पर 2 बार आता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार आता है, तो भूमध्य रेखा पर क्या है? हाँ, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब फैक्टर यहाँ पे निकालने की कोशिश करो सूर्य से। सूर्य से फैक्टर क्या निकलेंगे? हम लोग अक्षांशों की बात कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तापक्रम की बात कर रहे हैं। सूर्य है, सूर्य से जो जितनी दूर स्थित होगा, टेम्परेचर
इन्वर्सली होगा, कम होगा। टेम्परेचर उतना ही कम होगा, जो जितना दूर होगा तापमान उतना ही कम होगा। इतना तो मानते ही होगे और इतना अनुभव तो होगा ही। दूसरा ऊष्मा, सूर्य से हमें ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा उसी को ज्यादा मिलेगी जो पास में होगा। ठीक है, और आपको पता होगा सूर्य जो होता है तिरछा भी जाता है। तिरछा, हाँ क्या है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ी देर, अजीब वर्ड। ओके ओके ओके। तो ये चीजें जो है सूर्य, एक तो दूरी, दूसरा ऊष्मा और तीसरा तिरछापन। आपको पता होगा पोल्स पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती है ना। 6 मंथ्स डे नाइट कॉन्सेप्ट है ना, मैं संकेत में बता रहा हूं आप लोगों को। अब अगर मैं इसको और डिटेल में ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, है ना। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इट मीन्स वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। और जैसे सूर्य 90 डिग्री की ओर जाएगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाएंगी, है ना। तिरछी होती जाएंगी प्लस सूर्य से दूरी भी तो बढ़ती जाएगी ना। टेम्परेचर कम पहुंचेगा अगर दूरी बढ़ेगी, और अगर ताप कम जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा, वहां पे वर्ष हो। स्वाभाविक सी चीज है, कॉमन सी चीज है, मैं बस उसको एक शेप दे रहा हूं, चीजें पता है आपको। अब देखो डायग्राम के तहत हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये हमारा अगर सूर्य है तो ये 0 डिग्री, ठीक है, ये पोल 90, नीचे साउथ पोल। सूर्य की किरणें जो है, यहां दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, कम। यहां दूरी ज्यादा, यहां दूरी ज्यादा, ज्यादा दूरी कम ताप। एक जो एक फॉर्मूला बना दूं, ज्यादा दूरी प्लस कम ताप, तापमान भी तो कम होगा, इज इक्वल्स टू वर्ष, है ना। होगी कि नहीं होगी। वर्ष मीन्स कम ऊष्मा, यहाँ पे ऊष्मा ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है, ऊष्मा ज्यादा है 0 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की कम है सूर्य की, है कि नहीं। तापमान कैसे बनता है, पहले तो मैं ये थोड़ा सा डिटेल्ड में एक्सप्लेन, थोड़ा सा अलग चीज इधर मैं बता रहा हूँ, है ना, इस छोटे से पार्ट्स में। देखो जो सूर्य की किरणें होती हैं, हमें पता है इस वायुमंडल में कण है, वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं ना। वो कण क्या करते हैं, इस सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं। फिर अब ये गर्मी को सोख लिया, अब ये ऊष्मा छोड़ते हैं, उन ऊष्मा को, ऊष्मा ऊष्मा का हानि या होती है, कम होती है ऊष्मा। जब ऊष्मा निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो हमें उसी से तापमान का अनुभव होता है, टेम्परेचर का अनुभव होता है। आज के टाइम पे देख लें, ये जो कण होते हैं इनमें क्या क्या होते हैं, वाष्प होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के कण होते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो है बहुत तेजी से ऊष्मा को जो है रिलीज करते हैं, उससे टेम्परेचर हम लोगों को बहुत ज्यादा महसूस होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे आएंगे, उसमें समझेंगे। तो ये तापमान का इफेक्ट होता है, वरना सूर्य क्या होता है, सूर्य से किरणें आई और वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जबकि ये जो ग्रीन हाउसेज गैसेस होती है ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, सूर्य की किरणों को रोक लेती हैं। इसीलिए टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर भी कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें क्लियर होती हैं। अब और ध्रुवों पे क्या है कि ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, एक तो सीधी नहीं होके, तो गर्मी है, गर्मी का बिखराव हो रहा है ना, एग्जैक्ट बिखराव तो हो रहा है ना, सीधी तो पड़ नहीं रही है। और अगर बिखराव है गर्मी गर्मी का, तो सीधी सी बात है यहाँ तुलनात्मक बहुत ही कम ऊष्मा होगी, जब ऊष्मा कम होगी तो यहाँ पे बर्फ जमा रहती है क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब आपको पता चलेगा कि जहां ताप सर्वाधिक होगा,
और सर्वाधिक ताप कहाँ पे होता है, डायग्राम में जाएं। सर्वाधिक तापमान होता है 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा पर। अगर ताप सर्वाधिक है तो आपको पता होगा कि वहां पे जो जल निकाय होंगे, यानी जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि समुद्र है ना, नदियां हैं, जल निकायों में क्या होगा, बाष्प बनेगा ना, जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा, और बाष्पीकृत ऊपर उठेगा तो, और ठंड की वजह से ये पूरा प्रोसेस है, वर्षा वाले चैप्टर में इसको समझेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक फिर से एक तरह से कहें कि वर्ड आई व्यू वही है वर्षा में, क्योंकि हम लोग क्यों फिर उसको डबल डबल इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो एक बार में हम यहाँ पे केवल शॉर्ट में निपटा रहे, वहां पे डिटेल में चलेंगे कैसे वर्षा होती है। तो ऊष्मा है, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ऊपर की जो जलवायु वो ठंडी होगी, यानी अपेक्षाकृत से ठंडी है, और जब ठंडी होगी तो वो जल की बूंदें बन जाएंगी ना, संघनित हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, और संघनित होकर वो वर्षा हवा हवा से टकराएगी, और हवा जो है वो बूंदों में ट्रांसफर हो जाएगी, हवा जो है वो बूंदों में ट्रांसफर हो जाएगी। चलो यार, मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं यहाँ से, शायद है कुछ उलझाव ना रहे। देखें, जैसे ये वाटर वाटर बॉडीज है कोई, सूर्य की किरणें लगातार इसमें पड़ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वेपराइज्ड है, वेपराइज्ड होकर ऊपर गई। ये जो वर्षा की जो सॉरी ये जो वाष्प है, ये गर्म होगी या ठंडी होगी, मुझे ये बताना पड़े, ये गर्म होगी या ठंडी होगी, डेफिनेटली गर्म होगी। ऊपर जाएंगे, ये मिल जाएगी ठंडी हवा से, ठंडी हवा ना ऊपर, ऊपर ठंडी हवा से जब गर्म हवा मिलेगी तो वो जो बूंदे हैं, हवा हवा जो है वो किस में ट्रांसफर कन्वर्ट हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, वो हो जाएगी बूंदों में कन्वर्ट, संघनित जिसे कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाएंगी। और कंडेंस होकर जब इन बूंदों का वजन अधिक हो जाएगा, इन बूंदों का अधिक वजन हो जाएगा, तो ये बूंदें अपने आप छूट जाएंगी या गिर पड़ेंगी, और गिर पड़ेंगी तो क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। समझ रहे हो, जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी, कुल मिला के ये है कॉन्सेप्ट। जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी। आप लोग याद करने की कोशिश करो, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पे सर्वाधिक टेम्परेचर, आप कोशिश करो इसके जो वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करें। आप लोगों को पता भी है वर्ल्ड, इससे पहले जो वर्ल्ड मैप रीडिंग था उसमें मैं बता चुका था कि जो भूमध्य रेखा होती है वो किन किन देशों से होकर निकलती, तो आप उन देशों को देखें या उन महाद्वीपों को देखें। जब आप उन महाद्वीपों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, चलो अफ्रीका ले लेते हैं, इसके तो बीच से निकलती ना, भूमध्य रेखा सॉरी नॉर्थन से निकलती है, क्लियर है ना। अच्छा, यहां तक तो उलझ नहीं रहा है, उलझ नहीं रहा है ना, यहां से मैं चलूं, मैं चलूं अपने जैसे मैं चल रहा हूं उस हिसाब से, काले लोग होते हैं, अरे आप सुने पहले, हाँ ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री होती है, आपको पता है कि अफ्रीका के बिल्कुल बीच से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका के। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से तीनों रेखाएं निकलती हैं, भूमध्य भी, कर्क भी, मकर भी। और भूमध्य रेखा तो बीच से निकलती है इसके। और आपको पता होगा जब भूमध्य रेखा बीच से निकलती तो यहाँ इसके आसपास कौन कौन सी वाटर वाटर बॉडीज हैं जो जल निकाय हैं। एक तो आपको भूमध्य सागर मिल जाएगा, मैप पे देखें सीधे भूमध्य भूमध्य सागर है। और अगर इसके हम राइट में देखें, यानी जो है पूर्व की ओर देखें, तो आपको मिल जाएगा हमारा इंडिया, जो इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर मिल जाएगा। लेफ्ट में अगर हम देखें तो अटलांटिक मिल जाएगा। तो वाटर बॉडीज यहाँ से ये क्या है कि जब बूंदें उठाएंगी तो यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगी ना। और अगर यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो सीधी सीधी वनस्पतियां यहाँ सबसे ज्यादा होंगी, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे। जब जंगल ज्यादा होंगे तो यहाँ की जो जमीन होगी वो, अब जंगल ज्यादा है ना, ये मान लो बहुत जंगल हो गए। अब इन नीचे जो है जिस पे जंगल लगे हुए हैं जमीन पर, उस तक सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पा रही। जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही, वर्षा हो रही है, हर घंटे लगभग वर्षा बहुत हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ की जो जमीन है वो कैसी हो जाएगी, दलदली जमीन हो जाएगी। जमीन दलदली हो जाएगी। जब दलदली जमीन हो जाएगी तो यहाँ पे सांप बिच्छू रेंगने वाले कीड़े ही होंगे ना, हाथी तो नहीं होंगे। सीधी सी चीज है, हाथी तो हो ही नहीं सकते, दलदली दलदली जमीन में कैसे हाथी रह सकता, भारी भरकम जानवर कैसे रह सकते हैं। जो छोटे जानवर हैं और जो रेप्टाइल्स हैं सबसे ज्यादा यहीं मिलेंगे। अगर ये सब सारी चीजें यहाँ पे हैं तो क्या ये बताओ मुझे एरिया डेवलप्ड एरिया होगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम लोग अविकसित देशों में इसको रखते हैं ना, अफ्रीका को। अविकसित देश है ये,
क्यों है? क्योंकि जमीन दलदली है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हमें रोड चाहिए, और रोड हम बना नहीं सकते हैं। लोग फिजिकली वर्क करते हैं, इसीलिए फिजिकली वर्क जब लोग उठा उठा के चीज़ें यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, भारी भरकम चीज़ें उठा ले जाएंगे आजीविका के लिए, तो आपको पता होगा कि यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही बलिष्ठ होते हैं ना, ताकतवर लोग होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका के। और दूसरा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हो जाते हैं, बाल घुंघराले हो जाते हैं, शरीर लगभग उनका जो रंग होता है वो एक तरह से कहीं काला हो जाता है, ब्लैक। तो ये फैक्टर काम करते हैं वहां की जलवायु की। जलवायु जो होती है वहां की, फैक्टर वही काम करता है उन लोगों को बनाने में। उन लोगों की संस्कृति कैसी होगी, कल्चरल, अच्छा संस्कृति कैसे होगी, कबीले संस्कृति होगी ना, लोग आदिवासी होंगे ना यहाँ पे, डेवलप्ड नहीं है, आदिवासी होंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं। अगर किसी चीज को, अगर मैं कहूं कि काले लोग जो होते हैं वो यार जैसे कि व्हाइट मैन बर्डन, आपने एक आगे चल के पढ़ेंगे, व्हाइट मैन बर्डन एक थ्योरी है व्हाइट मैन बर्डन की। जो जो सफेद लोग हैं, जो श्वेत लोग हैं, जैसे कि इंग्लैंड के हैं, जब आए थे यहाँ पे इंडिया में, तो वो ये मानते थे कि हम लोग सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम लोग गोरे हैं। तो उन्हें कौन समझाएगा, भैया तुम गोरे नहीं हो, है ना, गोरे तुम नहीं हो, तुम्हारा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो मैं कहूँ एक तरह से जलवायु है, वो तुम्हें गोरा बनाती है। हमारे भारत में भी ऐसी बहुत सारी आदिवासियां जो गोरी हैं, नॉर्थ की देख लो। क्यों है? क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी मतलब बर्फ है। तो ये जो इंग्लैंड वाले हैं, इनका जो एरिया है वो अगर भूमध्य रेखा पे पड़ेगा तो भैया इंग्लैंड वाले भी काले ही हो जाएंगे, है ना, ये भी काले ही होंगे। लेकिन ये क्या है, ये शीत कटिबंध में आते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, अपेक्षाकृत तिरछी होती हैं, और वही सारे फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि जो लोग हैं या जो वहाँ की संस्कृति है, ये अपने आप में कोई इंडिविजुअली संस्कृति बन के नहीं आती है। जो कल्चर होता है वहाँ का, है ना, या जो काले लोग होते हैं वो असभ्य होते हैं, गोरे सभ्य होते हैं, बिल्कुल निरर्थक थ्योरी है ये थ्योरी। बहुत सारे लोग होते हैं वो काले लोगों को देख के मुंह बनाने लगते हैं। तो उन्हें कौन समझा भैया, वो नेचर है, ऐसा उनका प्राकृतिक चीज है ये सारी। अच्छा, आई थिंक इनफ, इनफ नहीं, मोर देन इनफ। तो ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके मैंने इसको बताया, बस सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स जो होते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये किसी स्थान की जलवायु को बनाने में। जलवायु बनेगी, वहाँ के लोग वैसे बनेंगे, वहाँ की वनस्पतियाँ वैसी होंगी, वहाँ के जीव जंतु जो होंगे वो